नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चलिए आपको सीधे इंदौर के सावेर लिए चलते हैं, जहां पर किसानों को सौगात शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, किसानों को कृषि फसल बीमा का तोहफा सीएम शिवराज और उनकी सरकार दे रही है। इंदौर के सावेर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय कृषि मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल सभा को संबोधित करते हुए और इतनी जोर से ताली बजाएं कि पूरे मध्य प्रदेश के घर घर तक पहुंच जाए। मैं सही कह रहा हूं, आज तक इतिहास में दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री जो गांव गरीब और किसानों के हित की चिंता करने वाला कोई है, हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। मैं उनका मध्य प्रदेश के सभी किसानों की ओर से अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे उद्यान की राज्य मंत्री भाई भारत सिंह कुशवाहा जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं उनका स्वागत करता हूं। और जिनकी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है, कायदे से स्वागत भाषण उनका होना चाहा, भाई तुलसीराम सिलावट जी, जो बहुत ही सरल सहज हैं। उनकी विधानसभा भी है और वो जल संसाधन मंत्री भी है, किसानों से संबंधित है, और जिन्होंने सांवेर के लिए नर्मदा जी से पाइपलाइन लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हजारों एकड़ जमीन सिंचित करने का काम किया। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर तुलसी सिलावट जी का आप अभिनंदन करें। हमारे मातृशक्ति, हमारी बहन जो संस्कृति की रक्षा के लिए कटारी तान कर पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रही है, हमारी बहन उषा ठाकुर जी, उनका भी जोरदार ताली बजाकर हम अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। हमारे दोनों लोकप्रिय सांसद, इंदौर के सांसद, देवास के सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधिगण, चेयरमैन और कार्यकर्ता। आगे बढ़ते हैं। यूपी के रण में फिर उतरेंगे सीएम शिवराज। 27 और 28 को यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम। 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। 27 को घोसी, सिकंदरपुर और हटा में जनसभा होगी। 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार सीएम शिवराज का लगातार जारी है। 27 और 28 फरवरी को भी सीएम शिवराज प्रचार पर जाएंगे। 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा उनकी होनी है। वहीं शुक्रवार को शहडोल दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने राशन की मॉनिटरिंग को लेकर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। मंच से उन्होंने कहा कि एक बात सुन लें कलेक्टर, कमिश्नर, राशन की मॉनिटरिंग ठीक से होनी चाहिए। कहीं भी गड़बड़ी किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई गड़बड़ी की तो छोड़ना नहीं, हथकड़ी लगा के जेल भेजना। सीएम ने कहा कि ऐसे बेईमानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गड़बड़ करने वालों को चैन से जीने नहीं देंगे। हर एक को राशन ठीक से मिलना चाहिए। आपके गांव में आपको राशन मिल जाएगा। एक बात मैं जरूर कलेक्टर है, कमिश्नर है, मैं कहना चाहता हूं कि देखो भाई, इस राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना, कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर नहीं हो जाए। मैंने तय किया है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा के चक्की पिसवाना है। ऐसे बेईमान को हम बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। और जो हर जगह के कलेक्टर मुझे सुनता है, ये गरीब काल किसी को खाने नहीं दूंगा, गड़बड़ करने वाले को चैन से जीने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और इसलिए शहडोल में भी मेरा साफ कहना है कि अगर कहीं गड़बड़ हो तो पकड़ लेना, और मैंने पकड़ी तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये बेईमान नहीं बचना चाहिए किसी भी कीमत। हर एक को राशन ठीक से मिल जाए, इसकी चिंता हमको करना चाहिए। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन है। यूक्रेन के कीव में भारी तबाही देखने को मिली। यूक्रेन के मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है रूस ने, और ये दावा किया है
मेलिटोपोल शहर पर कब्जे का दावा यहां पर रूस कर रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बमबारी यहां पर हुई है, मिसाइलों से अटैक यहां पर रूस ने यूक्रेन पर किया है और रूस का दावा है कि उसने मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है। मेलिटोपोल यूक्रेन का शहर है जिस पर कब्जे का दावा रूस कर रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन, धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। वहीं कीव में रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ है। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हो गई, नेस्तनाबूद हो गए। यूक्रेन के होस्टोमेल में धमाके हुए हैं ये। वहीं बुखारेस्ट से भारतीय मुंबई आएंगे। आज रात मुंबई पहुंचेगी फ्लाइट। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात हुई है उनकी, छात्रों को वापस लाने की तैयारी है, हालात सामान्य होने चाहिए। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले, लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर जहां पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। तो ये वाकई अच्छी खबर है कि यूक्रेन से फंसे छात्रों को 2 विमान आज लेकर भारत आ रहे हैं। वहीं यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग को लेकर एमपी में भी फिक्र है। प्रदेश के कई परिवार यूक्रेन में फंसे अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। साथ ही सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी की गुहार भी लगा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, लेकिन जंग के हालात वहां पर बन गए जिससे वो यूक्रेन से देश नहीं लौट पाए। सीएम हेल्पलाइन में यूक्रेन में एमपी के कई छात्रों के फंसे होने की जानकारी दी गई। यूक्रेन मामले में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार हालातों पर नजरें बनाए हुए हैं। भारतीयों की पहले भी मोदी सरकार ने सुरक्षा की है, सुरक्षित उनको निकाला है। विपक्ष हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करता है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि आप रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वहां पर भारतीयों के संदर्भ में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे गुजरात के हैं, कुछ बच्चे हरियाणा के हैं। इस पे को लेकर भी कई सारी पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोएक्टिव होकर के रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के तरीके से काम किया है और काम कर रही है। इसलिए इस विषय के बारे में भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे एक्टिवली। पर हमारे 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बिल्कुल, सभी नागरिकों को लाने का काम अभी तक का इतिहास किसका है? मोदी जी का है। पर रणदीप सुरजेवाला ने आज ट्वीट करके कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में लगे हैं और वहां हमारे नागरिक फंसे, बच्चे फंसे हैं। देखिए, ये इनका काम ही बयानबाजी करना है। अमित जी, आप मेरे को क्यों इंटरव्यू के अंत में इन लोगों पर कुछ टिप्पणी करवाने की बात करते हैं? इन लोगों ने कोरोना पर क्या कहा था, आज अमेरिका की स्थिति क्या है और यूरोप की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है कोरोना में। मोदी जी ने इस देश को बचा लिया, लेकिन इनके बयान अगर ढूंढ करके ढूंढे तो हास्यास्पद लगता है। आज भी जो ये बोल रहे हैं, आप बताइए अफगानिस्तान से कौन लेकर के आया सबको? आप बताइए सीरिया से कौन लोगों को लेकर के आया? आप बताइए जो हमारी नर्सेज फंसी हुई थी बेचारी, उनको निकाल करके लाने का काम किसने किया है? आप बताइए कि कहीं भी कोई डिस्ट्रेस आया है तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम किसने किया है? पर वो कह रहे हैं हम आपको याद दिला रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारत सरकार तुरंत अपना दायित्व निभाए। हाँ, तो निभा रही है ना। आपको उससे आपको दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी प्रचार भी देख रहे हैं और देश भी देख रहे हैं, ये आपको दिक्कत हो रही है। आपकी तरह थोड़ी ना है कि आराम से बैठ करके जैसे आपने मुख्यमंत्री काल में चलाया कि मुजफ्फरपुर नगर का दंगा हो गया और आप सोए रहे, ऐसे थोड़ी ना चलता है देश।
जेपी नड्डा के इंटरव्यू पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। प्रियंका गांधी से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए जेपी नड्डा इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर टारगेट कर रही है। देखिए, बीजेपी हमेशा अहंकार से बात करती है। कभी सीटें वहां पर 400 अगर है तो वो बोलेंगे कि हम 450 सीट जीतने वाले हैं। ये एक डे ड्रीम, जिसको आप हिंदी में कहते मुंगेरी लाल के सपने क्या हैं, वैसा इनका हमेशा कि बड़े सपने देखते हैं। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी पीछे है और आज अपोजिशन पार्टी के लोग आगे हैं। इसको उनको मानना चाहिए, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। गंभीर अवस्था में इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंची महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसी बीच पोस्टमार्टम से पहले जब पति ने आखिरी बार अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ा तो नब्ज को देखा तो वो जिंदा निकली। बाद में फिर से महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स की इस गंभीर लापरवाही की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स की लापरवाही पर एक्शन लेते हुए अस्पताल अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्नी को लेके आए थे जामवती को, तो यहाँ हमने भर्ती करवा दिया था। भर्ती करवाने के बाद इलाज भी हुआ कुछ, और इसके बाद में इन लोगों ने 3 बजे से इलाज बंद कर दिया, मृत घोषित कर दिया। हमको 6 बजे पीएम के लिए भेज दिया है। हम लोग वहाँ पीएम ले जा गए, इन्हें रिसीविंग दे दी है हमारे को कि ले जाओ। वहाँ लेके गए, हमने देखा तो उसकी धड़कनें भी चल रही थी, सांस भी हमारी उसकी चल रही थी। फिर वहाँ से वापस एम्बुलेंस में लेके आए तो यहाँ फिर भर्ती करवाया, इलाज अभी जारी है। आपको डॉक्यूमेंट क्या बना के दिया था पोस्टमार्टम के लिए? बोले एक्सपायर हो चुकी है। क्या दिया था बना के? ये रिसीविंग यही दी थी ना हमारे को। देखिए, ये वहाँ का जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर अभिलेख मिश्रा, उनसे इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी और मेरे जैसे ही संज्ञान में ये आया है तत्काल मैंने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी जांच करेगी और जिस भी डॉक्टर ने ये जो भी उसमें त्रुटि हुई है उसके खिलाफ जो भी युक्ति संगत एक्शन होगा उसके लिए अभी के अभी लेटर टाइप करा के रिकमेंड कर दिया है, क्योंकि जहाँ भी है ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, मामला बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं हमारे लचर स्वास्थ्य सिस्टम की ये एक बानगी है। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद ही जो प्रबंधन है उसकी नींद खुलती है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जयरोग अस्पताल में डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। 31 साल की ये महिला जो जामवंती महोबा से आई थी, झांसी से वो रेफर होकर ग्वालियर, और यहाँ पर डॉक्टरों ने 3 बजे इसको देखने के बाद कह दिया कि ये इसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद लापरवाही देखिए कि 3 घंटे तक महिला वहीं पड़ी रही और उसके बाद उसे करीब 6 बजे पीएम के लिए रवाना कर दिया अस्पताल से और इनका बाकायदा डेथ की जो है पीएम के लिए पर्चा भी जारी कर दिया और पीएम के लिए पति और जब लोग स्ट्रेचर के जरिए वहां पहुंचे लेकर, तो आखिरी बार जब पति ने पीएम के गेट के बाहर ही महिला की नब्ज टटोली पत्नी की, तो वो धड़कती हुई मिली। इसके अलावा जब उसने धड़कन देखी तो धड़कन भी चल रही थी, सांसें भी आ जा रही थी। तो उसके बाद पूरे परिवार वालों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई और तत्काल मामला संज्ञान में आया तो आनंद फानंद में डॉक्टरों ने महिला को स्ट्रेचर के साथ वापस ट्रॉमा सेंटर लाए गए और उसके बाद वहाँ आईसीयू में अभी उसका इलाज चल रहा है। महिला की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया और इस खबर के बाद प्रशासन ने जो डॉक्टर अधीक्षक है जयरोग अस्पताल के आरसीएस भाकर, उन्होंने 3 डॉक्टरों की कमेटी बना दी है। मामले की जांच के बाद जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का
भरोसा दिलाया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है कि एक जिंदा मरीज को अगर मृत घोषित कर दिया जाए और पीएम के लिए भेज दिया जाए बाकायदा उसकी डेथ पर्ची काटने के बाद, तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला था। बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे भोपाल से खबर, जहां पर हिट एंड रन मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। देर रात 4 महिला आरक्षकों को आरोपी ने कार से टक्कर मारी थी। चारों महिलाएं घायल हो गईं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस को लगातार तलाश थी आरोपी की, आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है आरोपी को पकड़ने में। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। छतरपुर में लुटेरी दुल्हन की ठगी का शिकार हुआ युवक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देवास में एक कॉम्प्लेक्स के सामने गोली चलने की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलने की बात से इनकार किया। मौके पर लगे सीसीटीवी के खंगालने के बाद पता चला कि कुछ युवक तेज रफ्तार बाइक से आ रहे थे और उनकी बाइक कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ी गाड़ी से टकरा गई। बाइक गिरने के बाद बाइक सवार लड़के भाग गए। किसी ने उसी समय गोली चलने की बात फैला दी। पुलिस ने गोली चलने की अफवाह फैलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। देवास के मीडिया ग्रुप में एक मैसेज चल रहा था कि मैनाश्री कॉम्प्लेक्स में फायरिंग हुई है। तो यहाँ 24 घंटा ट्रैफिक का पुलिस फोर्स प्रेजेंट रहती है। उनसे हमने तस्दीक की, हम तत्काल आए घटनास्थल के आसपास दीपक टैली गाँव में इधर उधर के सीसीटीवी कैमरा देखे, जिसमें कोई गोली चलने की घटना घटित नहीं हुई है। इनोवा खड़ी देख रहे हैं आप लोग, इसको ले लो। इसमें पीछे से एक्टिवा बैठे हुए 3 लोग घुसे और भागते दिख रहा है वीडियो में। गुना की खनिज विभाग में पदस्थ सर्वेयर सोनू श्रीवास ने अपनी ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। सर्वेयर सोनू श्रीवास ने कैंट थाने में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। सर्वेयर का कहना है कि खनिज विभाग में चल रहे गोरख धंधे की शिकायत कलेक्टर से कर चुके हैं। अब वे सीएम शिवराज को चिट्ठी लिखेंगे, पूरे मामले की जानकारी देंगे। फिलहाल गुना कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए डिप्टी कलेक्टर को जाँच करने के आदेश दिए। ऑफिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कौन से विभाग के? खनिज विभाग से हूँ। आए दिन परेशान करते रहते हैं और ऊपर दूसरे भी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा है तो उनसे तो कोई कुछ कहता नहीं है। लेट आए, 2-2 दिन तक ऑफिस से गायब रहते हैं, 7-7 दिन ऑफिस से बिना छुट्टी लिए गायब रहते हैं। उनको संरक्षण दे रखा, उनसे कुछ कहते नहीं है। उस टाइम में काम पेंडिंग हो जाता है, जिसकी जवाबदारी है काम करने की, उससे कहना नहीं है। काम पेंडिंग हुआ तो हम जैसे लोगों को जबरदस्ती परेशान करते हैं। आप भी खनिज विभाग में पदस्थ हैं? हाँ। किस पोस्ट पे हैं आप? खनिज सर्वेयर हूँ मैं। अभी वो आवेदन की कॉपी हमें मिली नहीं है। जैसे अगर कोई मामला संज्ञान में आता है हम उसमें जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करने में। सीधी में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल को लापरवाही भारी पड़ गई। लापरवाही की वजह से बुजुर्ग रिटायर्ड कांस्टेबल को 50,000 रुपए की चपत लग गई। किराना दुकान में सामान लेते समय चोर ने बड़ी चालाकी से बुजुर्ग के थैले से रुपये पार कर दिए। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चोर बुजुर्ग के पीछे पीछे दुकान तक आता है और बड़े ही आराम से पैसे चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। चोरी इतनी सफाई से की गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सिटी कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। निश्चित रूप से ये चोरी जो है अब तक के बड़े शहरों में इस प्रकार की जो मॉडस ऑपरेंडी थी उसको उपयोग करते थे और सीधी में भी इस प्रकार के मॉडस ऑपरेंडी का उपयोग किया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज का जो है अध्ययन भी किया गया है और साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान उसका जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को भी हम चेक कर रहे हैं और इसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें जो है हम संबंधित जो चोर है जिसके कि इसमें फोटोग्राफ्स इसमें प्राप्त हुई है उसको आइडेंटिफाई करें और प्रार्थी को इसमें जो है उसका कंपनसेशन, उसको जो पैसा है उसको प्रदान वापस दिला। पन्ना की उथली हीरा खदान से मिले बड़े हीरे को 1,62,00,000 से अधिक कीमत में बेचा गया। कलेक्टर की मौजूदगी में लगाई गई बोली में व्यापारी ब्रजेश जड़िया ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इस हीरे को अपने नाम किया। इतना बड़ा हीरा खुदाई में सुशील शुक्ला को मिला था। पन्ना कलेक्ट्रेट में हीरे की नीलामी चल रही है जिसमें 26.11 कैरेट का एक हीरा था।
हीरे की नीलामी में व्यापारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई के हीरा व्यापारी ब्रजेश जड़िया ने सर्वाधिक बोली लगाई और इस हीरे को खरीदा। पन्ना के सुशील शुक्ला को कुछ दिन पहले ये हीरा मिला था। नियम के मुताबिक सुशील शुक्ला ने हीरे को कलेक्टर दफ्तर में जमा कराया। अब ये पूरी राशि टैक्स काटकर हीरा के मालिक सुशील शुक्ला को दे दी जाएगी। खुशी की बात है और निश्चित ही 2 दिन की जो नीलामी थी और कोरोना के तीसरी वेव के ख़त्म होने के बाद ये नीलामी का दौर था। लोगों ने, व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कल हमारा करीब 36 नग हीरे नीलामी में थे, जो 1.65 करोड़ की नीलामी कल हुई है। 82.4 कैरेट के हीरे थे। आज जो हीरों की नीलामी हुई है उसमें 52 नग हीरे थे और 78.35 कैरेट की हीरे बिके हैं और कुल मूल्य है आज जो बिक्री हुई 1.86 करोड़। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है 26.11 कैरेट का जो हीरा था। निश्चित ही बहुत बड़ा हीरा था। पन्ना के आप इधर काफ़ी दिनों में इतना बड़ा हीरा कभी मिला नहीं था और इस हीरे को बहुत अच्छा प्राइस भी मिला है। 1.62 करोड़ में ये हीरा बिका है और इसकी जो बोली चालू हुई थी हमारे 3 लाख पर कैरेट से बढ़ते बढ़ते 6,22,000। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दरबार में महानवशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि 21 फरवरी से महानवशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन महाकाल ने निराकार से साकार रूप में दर्शन दिए। भक्तों को बाबा को सिल्क का चोला धारण कर चांदी की मुंडल माला अर्पित की गई। दूसरे दिन बाबा का शेषनाग रूप में विशेष श्रृंगार किया गया। मान्यता है कि शेषनाग रूप में बाबा के दर्शन करने से मोह बंधन से मुक्ति मिलती है। शिव नवरात्रि के तीसरे दिन बाबा का घटाटोप रूप में विशेष श्रृंगार किया गया। घटाटोप रूप का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि बाबा महाकाल की जटाओं में तीनों लोक समाहित हैं। चौथे दिन शिव का छबीना रूप में श्रृंगार किया गया। साथ ही हर रोज की तरह शिव पार्वती को कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंड, माल, छत्र आदि भी अर्पित किए गए। शिव नवरात्रि के 5वें दिन बाबा होलिका रूप में भक्तों के सामने प्रकट हुए। बाबा का महाराजा रूप में श्रृंगार किया गया। बता दें कि महाशिव नवरात्रि का पर्व सिर्फ उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में ही मनाया जाता है, जिसमें महाशिवरात्रि तक 9 दिनों तक ये उत्सव चलता है। शिव नवरात्रि में मंदिर में बाबा महाकाल और माता पार्वती के विवाह उत्सव का उल्लास रहता है।